लड़की को बेड पर सावधानी से लिटाकर उसने कमरे में लाइट ऑन की। जंगल के अंधेरे में उसकी हालत पर नजर नहीं गई थी, लेकिन अब रोशनी में उसके वजूद पर नजर पड़ते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नजरें चुराईं। लड़की के कपड़े कई जगह से फट चुके थे, शायद झाड़ियों में अटकने की वजह से। दुपट्टा गायब था, खूबसूरत वजूद वीर का मन बहकाता। उससे पहले उसने नजरें हटाई और उसके खूबसूरत वजूद को कंबल से ढक दिया। क्या मुसीबत है यार, अब मैं कहां से लाऊं इसके लिए कपड़े। एक समय की बात है, भारत के उत्तर में एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था देवगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई पवित्र नदी। उस राज्य में एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार योद्धा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन राज्य की सेना में एक प्रमुख योद्धा था। वह राज्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रात का समय था, अंधेरा हर जगह फैला हुआ था। अर्जुन अपने घोड़े पर बैठा हुआ एक जंगली रास्ते से गुजर रहा था। वह एक बहुत जरूरी काम से रानीखेत नाम के गांव से देवगढ़ राज्य की तरफ जा रहा था। आज उसने एक बहुत बड़े काम को सफलता से पूरा किया था। उसके मन में खुशी थी, लेकिन थकान भी बहुत थी। उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। चारों तरफ सिर्फ जंगल था, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन अपने घोड़े को आराम से चला रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। उसने अपने घोड़े को रोका और कान लगाकर सुना, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है। उसने फिर से अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल उसे फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। बचाओ, कोई है, छोड़ो मुझे। अब आवाज बिल्कुल साफ थी। अर्जुन समझ गया कि कोई मुसीबत में है। उसने तुरंत अपना घोड़ा रोका। उसे लगा कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है। वह एक बहादुर योद्धा था। लोगों की मदद करना उसका काम था। उसने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार संभाली और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज दाहिनी तरफ से आ रही थी। वह सावधानी से झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही दूर उसे एक दृश्य दिखाई दिया जो उसे बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। चार बदमाश युवक एक लड़की को घेरे हुए खड़े थे। लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। वे युवक नशे में थे। उनके हाथों में लकड़ियां थीं। कौन हो तुम? छोड़ो उस लड़की को! अर्जुन की आवाज गरज की तरह गूंजी। चारों युवक पीछे मुड़े। उन्होंने अर्जुन को देखा, लेकिन नशे में होने के कारण उन्हें अर्जुन के हाथ में चमकती तलवार भी नहीं दिखी। अरे बहादुर, अगर जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ, एक बदमाश बोला। लड़की को छोड़ दो, वरना मैं बताता हूं कि किसे अपनी जान प्यारी है। अर्जुन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। लगता है इसे बहुत बहादुरी छड़ी है। जा विकास, इसे सबक सिखा दें, तब तक हम इस चिड़िया को काबू में करते हैं। उनमें से एक ने शैतानी से कहा, अगर लड़की को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़ना, फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। अर्जुन की आवाज में सख्ती थी। विकास नाम का युवक अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन ने उसे एक ही बार में गिरा दिया था। बाकी तीनों यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर वे भी अर्जुन पर टूट पड़े। अरे बहादुर, क्यों हमारा और अपना समय खराब कर रहे हो? अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो तुम भी आ जाओ। ये लड़की बहुत अच्छी है, तुझे भी मौका देंगे। उनमें से एक ने गंदी बात कही। औरतों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। तुम जैसे नीच लोगों की नजरों की खराबी तो मैं बहुत अच्छे से दूर करता हूं। अर्जुन गुस्से में दहाड़ा। कौन है यार तू? जा जाकर अपना काम कर, क्यों हमारा समय खराब कर रहा है? एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी पीछे से अर्जुन ने उसकी कमर पर जोरदार लात मारी। यही मेरा काम है, अब तुमने कहा तो करना पड़ेगा। अर्जुन ने एक के बाद एक पर हमला किया। उसकी तलवार की मूठ और हाथों की ताकत से उसने चारों की ऐसी हालत बना दी कि वे सब जमीन पर बेहोश पड़े रहे। अर्जुन ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और उस लड़की की तरफ मुड़ा। लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, शायद झाड़ियों में भागते समय फट गए थे। उसके हाथों पर खरोंचें थीं। वह होश में नहीं थी। सुनो, आंखें खोलो। अर्जुन उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके गाल थपथपाए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन समझ गया कि वह बेहोश हो चुकी है। उसने चारों तरफ देखा। इतनी रात में इस जंगल में कोई मदद नहीं मिल सकती थी। आसपास कोई गांव भी नहीं था। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब क्या करूं?
इस समय तो आसपास कोई नहीं है जहां मैं इसे ले जा सकूं, उसने खुद से कहा। उसने फिर से लड़की को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागी। अर्जुन ने एक फैसला लिया। उसने अपनी तलवार को कमर में ठीक से बांधा और सावधानी से लड़की को अपनी बाजुओं में उठाया। फिर अर्जुन उसे अपनी एक छोटी सी कुटिया में ले गया। यह कुटिया नैनीताल और रानीखेत के बीच एक बहुत ही शांत जगह पर थी। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे थे। सुबह के समय यह जगह बहुत खूबसूरत लगती थी। अर्जुन ने लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने लड़की को अपने कमरे में एक चटाई पर लिटा दिया और ऊपर से एक मोटा कंबल ओढ़ा दिया। अब रोशनी में अर्जुन ने लड़की को देखा। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, हाथों पर खरोंचें थीं, कुछ खरोंचों से खून भी निकला था जो अब सूख चुका था। अर्जुन ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। ये कपड़े तो पहनने लायक नहीं बचे, उसने अपने माथे को छूते हुए खुद से कहा। गर्म कंबल की गर्मी से लड़की का दिमाग धीरे धीरे जागने लगा। सुनो, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? अर्जुन उसके करीब झुककर धीरे से बोला। लड़की ने धीरे से आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ अनजाना था। मैं यहां कहां हूं? वह धीरे से बोली। तुम यहां हो और बिल्कुल सुरक्षित हो, घबराओ मत। अर्जुन ने उसे सहज करने की कोशिश की। तुम कौन हो? वह एकदम उठकर बैठ गई। अपनी हालत देखकर उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया। मैं अर्जुन हूं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अर्जुन ने नजरें फेर लीं। मैं कैसे यकीन करूं? क्या पता तुम भी उन्हीं बदमाशों के साथी हो और मेरे कपड़े भी तुम्ही ने फाड़े हों। वह बिना सोचे समझे बोलती चली गई। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने उसकी मदद की थी और वह उस पर ही शक कर रही थी। अरे, एक तो मैं तुम्हें बचाकर यहां लाया और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। ये देखो, मैं राज्य का योद्धा हूं, उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा। एक तो मेरा इतना जरूरी काम तुम्हारी वजह से रुक गया और ऊपर से तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। ये कपड़े मैंने नहीं फाड़े समझी, लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करता हूं। अर्जुन को गुस्सा आ गया था। उसकी नरमी और सहानुभूति एक पल में गायब हो गई थी। वह रूखे अंदाज में बोला और नजरें फेर कर चला गया। लड़की उसके इस तरह गुस्सा होने पर सिमट गई। अर्जुन कुछ देर अपने होंठों को दबाए इधर उधर घूमता रहा। फिर वह दूसरे कमरे में गया। उसने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और कुछ ढूंढना शुरू किया, लेकिन जो वह ढूंढ रहा था वह नहीं मिला। वह गुस्से में वापस कमरे में आया। अब उसका गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। क्या मुसीबत है? अब मैं कहां से लाऊं कपड़े? अर्जुन ने गुस्से से कहा। लड़की और ज्यादा सहम गई। अच्छा, पहले तुम मुझे अपना नाम और पता बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं, उसने सख्त आवाज में कहा। एक तो अच्छा काम करो, ऊपर से शक भी सहो। अच्छाई का बहुत अच्छा फल मिला है मुझे। अब और कोई शक बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वह लड़की के सामने खड़ा हो गया। मेरा नाम आरती है, उसने डरते हुए कहा। अच्छा, कुछ पता भी है या सीधे आसमान से गिरी हो? उसने तंज कसते हुए पूछा। मैं चंडीगढ़ से आई थी, आरती ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं चंडीगढ़ राज्य के मुखिया को खबर भिजवा देता हूं। कहीं ना कहीं से तुम्हारा कोई जानने वाला मिल ही जाएगा। अर्जुन परेशान हो चुका था। नहीं, तुम मेरे घर वालों को मत बताना, आरती ने एकदम से कहा। क्यों? घर से भागकर आई हो? उसने तीखे अंदाज में पूछा। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आरती एकदम होश में आई। अच्छा, फिर तुम ही बताओ कि तुम कैसी लड़की हो जो मुझे रात के अंधेरे में जंगल में 4 बदमाशों के बीच मिली। पता यहां से बहुत दूर है, घर वालों को खबर करने से मना कर रही हो, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम कैसी लड़की हो। अर्जुन का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। देखो, मैं मानती हूं कि हालात मेरे खिलाफ हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी बुरे घर से हूं। बस घर वालों को खबर ना करने की कुछ और वजह है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आरती का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। ठीक है, फिर जब बताने का मन हो तो बता देना। अभी तो मुझे कहीं जाना है। तुम्हारी वजह से मैं अपना जरूरी काम छोड़कर यहां आ गया हूं और इसका नतीजा यह मिला कि शक भी मुझ पर ही किया गया। तो अब जो तुम्हें सही लगे करो। जब जाना चाहो तो बता देना, मैं तुम्हें तुम्हारी बताई जगह पर छोड़ आऊंगा, अर्जुन ने कहा। और हां, इस मेज की दराज में कुछ जड़ी बूटियां और पट्टियां रखी हैं, उन्हें निकालकर अपनी खरोंचों पर लगा लेना, वरना इसका भी शक तुम मुझ पर ही करोगी, उसने गुस्से में कहा। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? आरती को अकेले रहने का डर लगा। हाँ,
क्योंकि यहां रहकर तुम मुझे अपनी रक्षा करने वाला कम और लुटेरा ज्यादा समझोगी, और यह शक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा चरित्र राज्य की नजरों में ही नहीं, मेरी अपनी नजरों में भी बहुत ऊंचा है, जिसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता कि तुम उस पर कीचड़ उछालो। उसने सख्त शब्दों में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आरती ने अपनी गलती मान ली। जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं जाते। जिस तरह धनुष से निकला तीर लौटकर नहीं आता, उसी तरह जबान से निकली बात भी कभी वापस नहीं आती। यह जगह सुरक्षित है। तुम एक योद्धा के घर में हो, यह कोई बुरी जगह नहीं है। तुम यहां अकेले आराम से रह सकती हो, और वैसे भी तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त भी करना है मुझे। अभी तुम मेरे कपड़े पहन लो अगर तुम्हें सही लगे, वरना घर में कोई नहीं है। तुम इसी हाल में रह सकती हो। मैं वापसी पर तुम्हारे कपड़े ले आऊंगा। मेरी वापसी सुबह होगी तो घबराने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने इतना कहा और रुका नहीं। आरती उसे जाता देखती रह गई। बाहर से दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। कुछ देर आरती वैसे ही बैठी रही। फिर उसकी गैर मौजूदगी में सुकून महसूस करते हुए वह कंबल हटाकर उठी। कुटिया में 2 कमरे थे। एक छोटी सी रसोई थी। आरती को बहुत तेज भूख लगी थी। कम से कम खाने के बारे में तो पूछ लेता। उसने मुंह बनाया और रसोई की तरफ गई। वहां कुछ खास नहीं था। कुछ मिट्टी के बर्तन थे, लकड़ी का चूल्हा था। उसने एक घड़े में पानी देखा। एक टोकरी में कुछ आटा रखा था। उसने सोचा कि कुछ बना ले। उसने चूल्हे में लकड़ियां रखीं और आग जलाई। फिर आटे से रोटियां बनाई। साथ में कुछ सब्जियां मिलीं तो उन्हें भी पका लिया। पेट भर खाने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। चलो अब अपनी हालत भी ठीक कर लेती हूं। उसने बर्तन धोए और दूसरे कमरे की तरफ गई। पहले कमरे में वह पहले थी जो मेहमानों के लिए था। दूसरा कमरा अर्जुन का था। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए वह झींकी। गलत बात है आरती, किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते। उसने सोचा, कुछ नहीं होता, उसने खुद ही तो कहा था कि मेरे कपड़े पहन लेना। अगले ही पल उसने अपनी झिझक हटाई और अंदर चली गई। अलमारी से उसने एक आरामदायक धोती और कुर्ता निकाला। नहाने के बाद वह काफी ताजा महसूस कर रही थी। लगता है घर में अकेला रहता है। उसने पूरी कुटिया को देखते हुए खुद से कहा, चलो मुझे क्या। वह कंधे उचकाती हुई बाहर आ गई और आराम से बैठ गई। सुबह होते ही अर्जुन थका हुआ वापस आया। उसके हाथ में कपड़ों का एक बड़ा सा पोटला था। उसने दरवाजा खोला और अंदर आया। आरती एक चटाई पर सो रही थी। अरे, सुबह हुए काफी समय हो गया है, जागने का मन है या नहीं? उसने तेज आवाज में कहा। हाँ, कौन? आरती एकदम उठ गई। मैं हूं और यह मेरा घर है, अर्जुन ने आराम से कहा। पता है मुझे। आरती अपने होश संभालती बैठ गई। फिर कोई पता याद आया तुम्हें, या कुछ और समय यहां रहना है? इस बार अर्जुन ने सीधा पूछा। आरती अर्जुन की धोती और कुर्ते में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके काले बाल और गोरी रंगत के साथ वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन उसे देखता रह गया। अगर रह लूं तो कोई दिक्कत है तुम्हें? उसने नजरें झुकाकर पूछा। मैं यहां अकेला रहता हूं। अर्जुन ने हर शब्द पर जोर दिया। जानती हूं। उसने धीरे से सिर हिलाया। जानती हो? कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं? अर्जुन के माथे पर बल पड़े। मैं क्यों जासूस होने लगी? उसने एकदम चेहरा उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। अर्जुन को मानना पड़ा कि कवियों की कविताओं में सुंदरता का इतना वर्णन यूं ही नहीं किया जाता। उसने मुश्किल से अपनी नजर हटाई। क्योंकि तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प लग रही है। अकेली जंगली रास्ते पर जो राज्य से काफी दूर है, घर का पता बताने से मना, घर वालों को खबर करने पर इतना डर, यह आम लड़कियों के अंदाज नहीं है। अर्जुन उसे गहराई से देख रहा था। मेरा पता जानकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहती और घर भी जाना नहीं चाहती, आरती ने साफ शब्दों में कहा। फिर भी तुम्हारी कोई तो कहानी होगी। तुम ऐसे ही तो यहां नहीं आ गई। तुम्हारा यहां होना और उन बदमाशों का तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करना, और सबसे जरूरी बात कि तुम उनके हाथों में कैसे फंसी। कई सवाल हैं जो पैदा हो रहे हैं और तुम्हारी चुप्पी तुम्हें शक में डाल रही है, अर्जुन ने कहा। आरती ने गहरी सांस भरी, फिर बोलने लगी। मैं पिछले दिनों लंदन नाम के परदेश से आई हूं। यहां आकर पता चला कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं शादी के लिए राजी नहीं थी। इसलिए अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल घूमने आ गई कि यहां से वापस परदेश चली जाऊंगी। लेकिन ठहरने की जगह से घूमने निकलते हुए मैं रास्ता भटक गई और फिर अनजान रास्ते पर चलने लगी। वहीं से वे बदमाश मेरे पीछे लग गए थे।
उनसे बचने के लिए भागते हुए मैं इतनी दूर निकल आई। अचानक किसी पत्थर से टकराकर गिरी तो उन बदमाशों ने मुझ पर हमला कर दिया, और आगे तो तुम जानते ही हो। उसने धीमी आवाज में सब बता दिया। मैं जानता हूं, लेकिन अगर रिश्ता मंजूर नहीं था तो अपने घर वालों को बता देती। इस तरह घर से भागना कौन सी समझदारी है? अर्जुन ने पूछा। आरती ने कुछ पल चुप रहकर अपने हाथों को देखा, फिर बोली, बताया था, बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, पर मां पिता ने मेरी बात सुनने से मना कर दिया। उनके लिए उनकी बेटी के मन की कोई अहमियत नहीं है, बस परिवार की इज्जत और रिश्तेदारों की मर्जी अहमियत रखती है। और वह युवक जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी? अर्जुन ने दिलचस्पी से पूछा। वह युवक मेरी मां की सहेली का बेटा है, बहुत घमंडी, नापसंद, हर चीज अपनी मर्जी से करने वाला, जबकि मेरा स्वभाव बिल्कुल उलट है। मुझे किसी की जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसे घमंडी इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आरती की आवाज में परेशानी थी। तुम्हें कैसे पता कि उसमें इतनी बुराइयां हैं? अर्जुन ने पूछा। बताया तो है, वह मेरी मां की सहेली का बेटा है। लेकिन तुम तो परदेश में रहती थीं, फिर मुलाकात कब हुई उससे? अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। बचपन में देखा था उसे। आरती के चेहरे पर नाराजगी थी। तो क्या पता अब उसमें बदलाव आ गया हो। घमंडी इंसान कभी नहीं बदलते। आरती के शब्दों में नापसंद साफ थी। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर भी बिना मिले किसी के बारे में राय नहीं देनी चाहिए, और यह जो तुमने तरीका अपनाया है, यह खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं समय पर वहां पहुंच गया, वरना शायद मैं अब जिंदा ना होती। आरती उस रात को याद करते हुए डर से कांप उठी। उसकी आंखों में नमी तैर आई। अर्जुन की आंखों में भी नमी आ गई। उसने नरमी से पूछा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? पता नहीं, मैं तो सिर्फ वहां से निकलने का सोच रही थी। यहां तक आने का कोई इरादा नहीं था। परदेश वापस जाना भी अब आसान नहीं, क्योंकि मेरे सारे कागज वहीं नैनीताल में छूट गए हैं। आरती ने झिझकते हुए कहा। तो अब या तो तुम अपने माँ पिता से बात करो, या फिर तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे अगर मैं यहां तुम्हारी कुटिया में कुछ दिन रह लूं? आरती ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। अर्जुन एक पल खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आरती चौंक गई। यहां रहते हुए तुम मेरे नियमों के मुताबिक रहोगी, कोई झूठ नहीं, कोई शक नहीं, और किसी भी संदेह वाली हरकत की बिल्कुल भी अनुमति नहीं। अगर तुम्हें रहना है तो एक मेहमान बनकर पूरे सम्मान के साथ रहोगी, लेकिन जरा सा भी शक, जरा सा भी झूठ और मेरे चरित्र पर उंगली उठी तो यह बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होंगी। आरती ने फौरन सिर हिला दिया। मैं वादा करती हूं, तुम पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने किसी अनजान पुरुष के सामने खुद को सुरक्षित महसूस किया है। आरती के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखर गई। क्या बात है, एक ही रात में तुम्हें यकीन हो गया? अर्जुन ने मजाक में कहा। मैं शर्मिंदा हूं अपनी हरकत पर। ऐसी बातें करके मुझे और शर्मिंदा मत करो। आरती ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, नहीं करता तुम्हें और शर्मिंदा। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा चलो, अब कपड़े बदल लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। उसने पोटला खोलकर दिखाया। रात के खाने पर वे दोनों आमने सामने बैठे थे। तुमने उस ठहरने की जगह वालों से पूछा? आरती ने पूछा। हाँ, मैंने संदेश भिजवा दिया था, तुम्हारी सारी जानकारी भी दे दी, बस कुछ जरूरी काम की वजह से जाना नहीं हो पाया। अर्जुन ने खाने पर नजरें जमाए जवाब दिया। अच्छा। आरती थोड़ी निराश हो गई। वैसे जब तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा तो तुम क्या करोगी? अब तक कुछ सोचा होगा? अर्जुन ने पानी पीते हुए पूछा। सच कहूं तो मैंने अब तक कुछ नहीं सोचा। अगर वापस जाने का सोचूं तो माँ पिता का फैसला मानना पड़ेगा, जो मैं नहीं मानना चाहती। मैं किसी घमंडी इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। आरती खाने से खिल रही थी। इंसान को समझने के लिए एक बार देख लेना चाहिए। छोटी उम्र और बड़े होने के बाद की आदतों में बहुत फर्क आ जाता है। अर्जुन उसके चेहरे को देख रहा था। किसी का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, बल्कि समय के साथ इंसान के अंदर की छोटी मोटी बुराइयां और भी मजबूत हो जाती हैं। और उससे मिलने का मतलब कि मैं माँ पिता के और भी दबाव में आ जाती। मुझे पता है वे मुझे भावनाओं में बहाते और मैं बेबस हो जाती। उसने परेशान होकर कहा। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अर्जुन ने उसे शांत किया। वैसे पूछ सकता हूं, तुम्हारी पसंद क्या है? किस बात में?
आरती ने दिलचस्पी से देखा। साथी के लिए? और किसके लिए? तुम्हें अपने साथी में क्या पसंद है? अर्जुन खाने से हाथ रोककर उसे देख रहा था। मुझे, आरती ने सोचते हुए होंठों को गोल बनाया। ऐसा कोई खास नक्शा नहीं, बस ध्यान रखने वाला हो, समझने वाला हो और मेरी बात मानने वाला हो। वह सोचते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम्हारी बात मानने वाला हो तो उसे पति का गुलाम नहीं कहोगी। अगर अपनी मनवाने वाला हुआ तो वह घमंडी हो गया। अर्जुन मुस्कुराया। हर समय तो नहीं कि मेरी ही मानता रहे और ना हर समय अपनी ही मनवाता रहे। संतुलन होना चाहिए। आरती धीरे धीरे खा रही थी। उन दोनों के बीच अब काफी दोस्ती हो चुकी थी। अच्छा, ये बात तो ठीक है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बस तुमने सोचा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे? उसने एक और सवाल किया। वे परेशान नहीं होंगे। मैंने मां को बताया था कि मैं चली जाऊंगी वापस। घर से निकलने से पहले मैंने उनके लिए एक संदेश भी छोड़ा था। ना तो वे मुझे ढूंढ रहे होंगे और ना ही परेशान होंगे। आरती का चेहरा मुरझा गया। और अगर उसी समय तुम मेरी जगह किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो? अर्जुन ने पूछा। तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। जब तक वे लोग मेरी तलाश में निकलते तब तक मेरी हड्डियां भी राख बन चुकी होती। आरती के शब्दों में गुस्सा था। इतना घर वालों के लिए मन में खराबी नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारी 2023 बातों से लग रहा है कि तुमने हर किसी के बारे में गलत सोच बना ली है। एक साफ और सच्ची सलाह देना चाहता हूं। किसी के बारे में भी कोई सोच अपने मन में जगह देने से पहले उस इंसान को थोड़ा समझ लिया करो, परख लिया करो। इससे फैसले लेने में आसानी होती है और गलत फैसले लेने से बच भी जाते हैं। अर्जुन ने हल्के अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे लिए तो कोई गलत सोच नहीं रखती। आरती ने मासूमियत से कहा। वह इसलिए कि तुमने मुझे समझा, परखा, वरना मुझे भी तुम ऐसे ही कुछ बोलकर बिठा देती, जैसा कि होश में आने के बाद तुमने मेरे ऊपर पहला शक किया था। अर्जुन हंसते हुए उसे याद दिला रहा था। आरती एकदम शर्मिंदा हो गई और अपनी नजरें झुका ली। शायद अब तुम्हारी सलाह याद रखूंगी। वह धीरे से मुस्कुराई। पहली बार वह किसी की बात को इतनी आसानी से मान रही थी। अच्छी बात है। अब चलो, खाना खा लिया है तो जल्दी से यह सब बर्तन धोकर भी रखना। अर्जुन ने बर्तनों की तरफ इशारा किया। हाँ, तुम्हारी शर्तें याद हैं मुझे। आरती मुस्कुराते हुए बर्तन समेटने लगी। अर्जुन ने एक नजर भरकर उसे देखा और खुद भी बर्तन समेटने लगा। तुम इस कुटिया में अकेले रहते हो? आरती ने पूछा। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरी बहन यहां रहने के लिए आ जाती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी बहन भी है? आरती ने ऐसे पूछा जैसे कोई अनोखी बात हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी पहाड़ की चोटी पर उगा हुआ कोई अनोखा पेड़ हूं? अर्जुन मुस्कुराया। नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। आरती शर्मिंदा होकर हंस पड़ी। मेरा परिवार देवगढ़ राज्य में रहता है। मेरे अलावा बस मेरी एक बहन है। मेरा काम यहां लगा तो मैं यहां रहने लगा। इसलिए जब भी उसे सुकून चाहिए होता है तो वह यहां आ जाती है। अर्जुन ने सारी बातें बताईं। वैसे मैंने कुछ सोचा है। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन बोला। मैं तुम्हें अपनी बहन के पास भेज देता हूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? क्यों? तुम्हें मेरा तुम्हारे घर रहना अच्छा नहीं लगता? आरती ने एकदम से पूछा। ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम ठीक कह रही हो। ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। तुम्हारे परिवार के बारे में भी मुझे आज ही पता चला है। तुम भी सोचती होगी कि कैसा इंसान है, ना जान ना पहचान, और मैं इसकी मेहमान। बेकार में ही मैं इसके गले आकर पड़ गई। आरती जख्मी सी हंसी। तुमने एक बार फिर मेरा मन दुखा दिया। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें पहले ही दिन अपने साथ नहीं रखता, बल्कि कहीं और भेज देता। मैं जानता हूं हादसे के बाद तुम्हें सुरक्षा का एहसास मेरी कुटिया में ही हो रहा है। यकीन करो, मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं एक लड़की को यह एहसास दिला पाया। लेकिन मैंने जो अभी कहा उसका मतलब यह नहीं था। अर्जुन ने समझाया। तुम जानती हो मेरा काम राज्य की सेना से जुड़ा है। मुझे कभी भी किसी भी काम पर जाना पड़ सकता है। मैं कितने दिन या कितने महीने बाहर रहूं यह मुझे भी पता नहीं होता। वापसी होगी भी या नहीं होगी इस बात की भी कोई पक्की बात नहीं होती। बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी सुरक्षित जगह पर रहो जब तक तुम्हारे सारे कागज पूरी तरह तुम्हें नहीं मिल जाते और तुम्हारे परदेश जाने का बंदोबस्त नहीं होता। अर्जुन ने एक एक करके समझाया। मैं उसी कोशिश में लगा हूं, लेकिन वहां वालों की लापरवाही से तुम्हारा कुछ सामान गायब हो गया है। अब यह तो भगवान ही जाने किसने लिया, लेकिन उसमें तुम्हारे जरूरी कागज भी थे। उन्हें वापस लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कुछ दिनों में तुम्हारे सारे कागज तुम्हें मिल जाएंगे। तब तक मैं तुम्हें
सुरक्षित जगह पर भेजना चाहता हूं। तो क्या तुम अभी भी किसी काम के लिए जा रहे हो? आरती का चेहरा उदास हो गया। अर्जुन की नजरों ने यह साफ पढ़ लिया। हाँ, कुछ दिनों में मुझे एक जरूरी काम के लिए निकलना है, उसने गहरी सांस भरते हुए बताया। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। आरती की आवाज बहुत धीमी थी। अर्जुन ने एक बार फिर भरपूर नजरों से उसे देखा। वह चाहकर भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह लड़की उस पर किस तरह असर डाल रही है। रात का अंधेरा हर मंजर को संजीदगी में लपेट चुका था। पेड़ों के साए लंबे हो चले थे और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अर्जुन खामोशी से घोड़ा चला रहा था। वह आज रोज से ज्यादा ही चुप था, जैसे कुछ सोच रहा हो। इतनी खामोशी से चलोगे तो मैं सो जाऊंगी, आरती ने कहा। कुछ नहीं, बस मेरी बहन के सवालों से लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, अर्जुन ने मजाक में कहा। क्यों? तुम्हारी बहन इतनी सख्त है क्या? वैसे हो भी सकती है। पहली बार तो तुम्हारे मुंह से भी काफी कड़वी बातें निकली थी, आरती ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। उसमें पूरा तुम्हारा कसूर था। एक इंसान की अच्छाई पर तुमने कितनी बेदर्दी से उसके मुंह पर तमाचा मारा था, अर्जुन ने भी जवाब दिया। और मैं उसी दिन से तुमसे माफी मांग रही हूं, लेकिन तुम ना खुद भूलते हो ना मुझे भूलने देते हो, आरती ने मुंह फुलाया। यह तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भूलने नहीं दूंगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। आरती चौंक कर उसे देखने लगी। पूरी जिंदगी? उसका अंदाज अचानक ठंडा पड़ गया था। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो यहां से बहुत जल्दी उड़ने वाली हो, प्रदेश के लिए, उसने तंज भरे लहजे में कहा। ऐसा करो, तुम खामोशी से चलाओ, मैं सो ही जाती हूं, आरती ने नाराजगी से कहा तो अर्जुन जोर से हंस पड़ा। तुम बुरा भी बहुत जल्दी मान जाती हो। मुझे बुरा मानने का बिल्कुल शौक नहीं। हाँ, तुम्हें शायद मुझे परेशान करने में मजा आता है, आरती ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। अर्जुन ने अब उसे और नहीं छेड़ा। बाकी का रास्ता सुकून में गुजरा और इस बीच आरती आराम से सो चुकी थी। देवगढ़ राज्य पहुंचकर अर्जुन ने घोड़ा एक बड़े खूबसूरत घर के सामने रोका। उठो, मंजिल आ चुकी है, उसने आरती को पुकारा जो गहरी नींद में थी। उठोगी या फिर गोद में उठाऊं? उसके करीब झुककर ऊंची आवाज में बोला तो आरती एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाँ, क्या हुआ? उसकी आंखों में नींद थी। आरती अर्जुन के लिए हमेशा परीक्षा बन जाती थी। यह कौन सा तरीका है सोए हुए इंसान को जगाने का? उसने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का रखा। मुझे सोए हुए इंसान को जगाने का तरीका मालूम है, लेकिन मरे हुए को आज पहली बार जगाया है। अर्जुन ने उसकी गहरी नींद पर मजाक किया। तुम्हारे बेकार मजाकों पर तुम्हें ही हंसी आती होगी, मुझे नहीं। बहुत ही खराब मजाक है तुम्हारा, आरती चिढ़ गई और अपने खुले बाल समेटने लगी। चलो, खराब सही, लेकिन है तो तुम्हारी तरह गलत सोच वाली नहीं हूं मैं। अर्जुन सीने पर बाजू बांधे उसकी हर हरकत देख रहा था। अगर तुम तैयार हो गई हो तो अंदर चलने की मेहनत उठा लो, उसने कहा। मैं तो जा रही हूं, तुम्हें यहां बैठना है तो बैठ जाओ, आरती नीचे उतर गई। अर्जुन उसके अंदाज पर हंसता हुआ उसके पीछे पीछे आया। घर के दरवाजे पर रुकते हुए उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक युवती खड़ी थी। तुम इसे पहले क्यों नहीं लेकर आए थे? मुझे तो हैरत है कि तुमने इसे इतने दिन कैसे बर्दाश्त कर लिया। इसे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तभी तो उठाकर सेना में भेज दिया कि भाई ले जाओ इसे, हमें थोड़ा सुकून लेने दो। आशा, जो अर्जुन की बड़ी बहन थी, बनावटी हैरत से बोली। अर्जुन ने उसे आंखें छोटी करके घूरा। आशा का स्वभाव बड़ा दोस्ताना था। आरती को एक ही पल में अपनेपन का एहसास हुआ। अब ले आया हूं तो यहीं रखो, और खबरदार अगर कोई बेकार की बातें की, इतनी दूर से आया हूं, कुछ खाने पीने का भी पूछ लो। सुबह निकलना भी है मुझे, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी तो जबान रुकने का नाम नहीं लेती। अर्जुन ने अपनी बहन को जवाब दे दिया। आशा ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। नेहा बेटा, तुम दीदी को साथ दो, मैं तुम्हारे मामा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूं ताकि इन्हें यहां से भेज सकूं, आशा ने अपनी 6 साल की बेटी से कहा। मामा, दीदी तुम्हारी दोस्त हैं? नेहा ने अपना मासूम सवाल किया। आरती अर्जुन के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुई। हाँ बेटा, दोस्त ही समझ लो, अर्जुन मुस्कुराया। तो तुम दीदी से शादी करोगे? नेहा ने एक और सवाल कर दिया। तुमसे किसने कहा? अर्जुन का चेहरा बदल गया। मैंने तो कहानियों में सुना है, पहले सब दोस्त होते हैं, फिर वे बाद में शादी कर लेते हैं। नेहा आंखें पटपटाकर बोल रही थी। सुनो, अर्जुन सोफे पर बैठते हुए बोला। तो इसका मतलब मैं भी शादी कर लूंगा, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। दीदी अच्छी है मामा, कर लेना,
नेहा ने हाथ से ठीक का निशान बनाया। आरती का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। बेटा, तुम्हारी दीदी बहुत जल्दी फैसले करती हैं, बिना वजह हमें जज कर लेंगी, इसलिए उनके सामने ऐसी बातें नहीं करते। अर्जुन ने उसे रोक दिया। तो ठीक है मामा, मैं तुम्हारे पास आकर ऐसी बात। नेहा की मासूम हरकत पर अर्जुन जोर से हंसा। आरती ने मुश्किल से अपनी हंसी काबू की। जाओ, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। तुम्हारी मां तो रसोई में 10 जाकर सो गई है। अर्जुन ने उसे भेज दिया। नेहा भागती हुई अंदर चली गई। उसकी बातों का बुरा मत मानना, अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा। बच्चों की बात का बुरा नहीं माना जाता। हाँ, तुम जरूर इन बातों को खूब मजे ले लेकर सुन रहे थे, तो इस बात का तो बुरा मानना पड़ेगा। आरती ने उसे घूरा। भाई, अपनी बहन की बातें मैं हमेशा मजे लेकर सुनता हूं। अर्जुन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो मतलब तुम भांजी की बातें मजे लेकर सुनते हो और बहन की डांट सह लेते हो? आरती ने शरारत से कहा। अर्जुन ने हारने वाले अंदाज में उसे देखा। तुम्हें तो लगता है 1 घंटे यहां रहकर जबान मिल गई है। वह हल्का सा मुस्कुराया। आशा हाथ में शरबत का गिलास लिए अंदर आई। तुम दोनों की तो बहुत अच्छी बनती है। लगता है नेहा सही बोल रही थी। उसने अर्जुन को शरबत देते हुए मजाक किया। तुम तो बस करो, तुम्हारी बेटी ही काफी है। अर्जुन ने परेशान होकर आशा से कहा। आरती ने नजर चुराकर गोद में रखे दुपट्टे को उंगलियों से लपेटना शुरू कर दिया। अरे भाई, मैं तो वैसे ही कह रही हूं, पर लगता है कोई खास बात है। आशा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। वैसे दीदी, एक बात तो है, कभी कभी इंसान को कुछ फैसले दूसरों से छुपाकर खुद के लिए लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? आशा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं कि कभी कभी इंसान जो देखता है वह सच नहीं होता, और जो महसूस करता है वह खुद भी समझने से परे होता है। आरती ने नजर उठाकर हैरत से अर्जुन को देखा। वह किस सच्चाई की बात कर रहा था? बस भी करो, कुछ ज्यादा ही रहस्यमय हो रहे हो। तुमसे अच्छी तो मेरी बेटी है, जो मन में होता है बोल देती है, और एक तुम हो, पता नहीं कौन कौन सी पहेलियां घुमा रहे हो। आशा बोली। इससे पहले नेहा पानी का गिलास लेकर वापस आई। दीदी, मां ने तुम्हारे पीछे कुछ कहा तो नहीं? वह हमेशा मेरे पीछे किसी को भी परेशान करती रहती हैं, नेहा बोली। आरती ने अपनी हंसी रोक ली और अर्जुन ने सिर पीछे टिकाकर बेबसी से आसमान की तरफ देखा। बहुत बोलती हो तुम। अर्जुन ने अपनी भांजी को गोद में ढो उठा लिया। नेहा एक हल्की सी चीख निकालती हुई भाग गई। पीछे पीछे अर्जुन भी भागा। तुम में जरूर कुछ खास है, आशा ने आरती के चेहरे पर छाई चमक को महसूस करते हुए कहा। आरती का दिल जैसे एकदम रुक गया। उसे यह बात सुनकर एक अजीब सी लहर अपने मन में उठती हुई महसूस हुई, जो धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में दौड़ रही थी। खास नहीं, ये तो तुम्हारी नजर का कमाल है दीदी, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूं। आरती अपने अंदर की हलचल से नजरें चुराते हुए मुस्कुराई। कभी कभी संयोग ही जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हो जाते हैं आरती, और तुम तो मेरे भाई की जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग हो। आशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार भरे शब्दों में कहा। आरती की आंखें कुछ पल के लिए धुंधली हो गईं। शायद मन की किसी परत पर अर्जुन का नाम अब धीरे धीरे अपना असर छोड़ने लगा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। पूरे घर में खामोशी थी। बच्चे सो चुके थे। आशा भी अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन आरती की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। कुछ पल तारों को देखते हुए वह रात की स्याही में कोई सुकून महसूस कर रही थी, जो अंदर के शोर को सुनने पर मजबूर कर रहा था। अचानक पैरों की आहट पर वह चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था, योद्धा के कपड़ों में। वह हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन कुछ थका थका सा भी लग रहा था। तुम जाग रही हो? उसकी आवाज में नरमी थी। अब जा रहे हो? आरती ने उसकी तैयारी देखकर अपने सवाल के बदले एक सवाल किया। हाँ, सुबह निकलना था, लेकिन जल्दी बुला लिया गया है। एक योद्धा की खुशी या मर्जी की किसी को परवाह नहीं होती। अर्जुन के शब्द बोझिल थे। आरती धीरे से मुस्कुराई। उसके बोझिलपन को खत्म करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रही। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाए। मैं बस यही बताने आया था। मुझे पता था तुम यहां हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर आते देख लिया था। कुछ पल खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कुछ चाहिए हो तो आशा को बता देना, वह तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखेगी। और वह रुका, जैसे शब्द तलाश कर रहा हो। अपना ध्यान रखना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं कि अपना ध्यान नहीं रख सकती?
आरती ने शिकायती लहजे में पूछा। अर्जुन उसके अंदाज पर चौंका, फिर धीरे से बोला, नहीं, पर तुम अकेली हो अनजानों के बीच, और तुम भी तो अकेले हो काम पर दुश्मनों के बीच। आरती धीरे से बोली और कदम आगे बढ़ा गई। नजरें अब तक झुकी हुई थीं। अर्जुन ने उसकी बात पर अपने होंठ भींचे और गहरी सांस भरकर रह गया। फर्क सिर्फ यह है कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं और तुम मजबूरी में छोड़ी गई हो। यह बात जैसे मन पर कहीं नरम हाथ की तरह लगी। आरती ने अचानक नजरें उठाईं। तुमने कभी सोचा कि किसी को छोड़ देना भी एक जिम्मेदारी होती है? अपने वादे और अपने भरोसे की जिम्मेदारी जो कभी तुमने खुद उठाई होती है? अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था, जहां कुछ तो था, कोई सवाल, कोई तड़प, कोई चाहत जो जबान पर आने से घबरा रही थी। अगर छोड़ना इतना आसान होता तो शायद मैं, वह कहते कहते अचानक रुक गया। तो क्या? आरती की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन ने हल्का सा सिर झटका, नजरें झुकाईं जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। कुछ नहीं, बस यही कि तुमसे मिलकर लगा कि हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते खामोशी से जुड़ते हैं। यह कहकर वह बिना उसके चेहरे को पढ़े मुड़ गया, वरना उसके चेहरे को हर पल पढ़ना उसका सबसे पसंदीदा काम बन गया था। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, आरती उसकी पीठ को देखते हुए नम आवाज में बोली। अर्जुन के कदम रुक गए, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा। और मैं दुआ करूंगा तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, जैसे आज तुम बच्चों के साथ हंस रही थी। वह मंजर मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया, जैसे कोई इकरार हो, लेकिन इस इकरार का एहसास उन दोनों के सिवा हर चीज को हो गया। वह बिना मुड़े बिना कुछ कहे तेजी से नीचे चला गया और आरती वहीं खड़ी रह गई। हवा में उसे ऐसा लगा जैसे ठंडक बढ़ गई हो। उसे महसूस हो रहा था कि वह अनजान नहीं रहा, और उसके जाने के बाद वह खुद से भी अनजान होने लगी थी। ये देखो, यह अर्जुन है बचपन में। ये कितना गुस्सैल और अकड़ू होता था कि मत पूछो। हर समय तो गुस्सा इसकी नाक पर रहता था। इसकी कोई बात ना मानी तो फिर यह जो हंगामा मचाता था, भगवान बचाए। बच्चे गुरुकुल गए हुए थे और दोनों इस समय खाली बैठी थीं कि आशा ने अपनी अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी तस्वीर निकालकर आरती को दिखाई। यह तो बिल्कुल अलग है। आरती ने तस्वीर में मौजूद बच्चे को देखा। वह उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह आशा की बातें सुनते हुए इस एहसास को नजरअंदाज कर गई। हाँ, अब बहुत बदल गया है, रूप से ही नहीं, स्वभाव से भी। वरना अगर अभी बचपन जैसा होता तो हम सबकी जिंदगी नर्क बन चुकी होती। इतना परेशान करता था कि जीना मुश्किल कर रखा था इस लड़के ने। आशा एक एक तस्वीर पलटते हुए प्यार से बता रही थी। यह देखो, इसमें अर्जुन बिल्कुल नेहा जैसा लग रहा है। मामा भांजी एक दूसरे की नकल हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि नेहा आदतों में उससे बिल्कुल अलग है। आशा ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। यह मेरे पति। अपनी शादी का चित्र उठाते हुए आशा की आंखों में उदासी उतर आई। बहुत अच्छे लगते हैं। अब कहाँ हैं वह? आरती ने शौक से तस्वीर देखते हुए पूछा। वह भी सेना में थे, एक काम में शहीद हो गए और अपने सीने पर तिरंगा लपेटकर हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए, और हमारे सिर गर्व से ऊंचे करके हमें अकेला छोड़ दिया। नेहा और राहुल उस समय 1 साल के थे। आशा ने अपने जुड़वा बच्चों के नाम लिए। राहुल बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है और नेहा बिल्कुल अपने मामा की। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि मेरे बच्चों की शक्ल में एक साथ आ गए हैं। उदास मुस्कान सजाए आशा ने उंगली से तस्वीर को छुआ। बहुत माफी चाहती हूं। आरती को उसकी उदासी खुद में उतरती महसूस हुई। अरे नहीं, मुझे तो गर्व है कि मैं एक शहीद की विधवा हूं, और शहीद कभी नहीं मरता, तो हम भी उन्हें जिंदा रखते हैं अपनी यादों में, बातों में और अपने मन में। विवेक जिंदा है, बस हमसे दूर है। आशा के हौसले को देखते हुए आरती को हैरानी के साथ साथ गहरा दुख भी लगा। उसने अचानक उसकी खुशियों की दुआएं मांगी। बहुत कम समय में ही बहन भाई उसे अपने मन के बेहद करीब महसूस होने लगे थे, और वह खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। अर्जुन को गए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। आरती आशा और बच्चों के साथ काफी घुल मिल चुकी थी। आशा रसोई में दोपहर के खाने में व्यस्त थी और आरती नेहा और राहुल को बैठकर पढ़ा रही थी कि अचानक दरवाजा खटखटने पर उसका दिल धड़क उठा। मैं जाकर देखता हूं। राहुल उसके कुछ कहने से पहले ही भागता हुआ बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े लोगों को देखकर वह उलझ गया। फिर एक चेहरे पर नजर पड़ते ही वह चौंक कर बोला, नानी, मां देखो, नानी आई हैं। वह खुशी से उछलता हुआ अंदर आया। मां,
इतनी अचानक। आशा खुशी से दुपट्टे से हाथ पोंछती बाहर निकली, जबकि आरती अंदर आते हुए लोगों को देखकर जम सी गई। अंदर आने वालों में उसके माँ पिता भी थे। माँ, पिताजी? उसके चेहरे पर हैरत थी। हाँ मेरी बेटा, कैसी है? याद नहीं आई माँ पिताजी की? आरती की माँ संजना ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आप सब यहाँ? नजरों से सबको देख रही थी। हाँ बेटा, हम सब यहाँ हैं। ये घर शालिनी की बेटी का है। उनके मुंह से निकले नाम पर आरती ने हैरत से सिर उठाया। मतलब? उसका दिमाग एकदम से घूम गया। मतलब सब समझाएंगे, इन्हें बैठने तो दो। आशा मुस्कुराती हुई आगे आई और उसे कंधे से सहारा देकर बिठाया। अर्जुन कहाँ है? वह नहीं आया अब तक? शालिनी ने मुस्कुराते हुए आशा से पूछा। माँ, वह भी बस आता ही होगा। अपनी हालत खराब होने का डर से हिम्मत नहीं हो रही होगी शायद आने की। आशा ने मुस्कुराकर आरती को देखा। यह सब क्या हो रहा है? आरती बेचैनी से सबको देख रही थी। बताते हैं, जरा सबको तो आ लेने दो। आशा और संजना ने एक साथ कहा तो सबने जोरदार हंसी लगाई। रात को खाने की मेज पर सब बातों में खोए थे। अर्जुन का अब तक कुछ पता नहीं था। आरती अपनी बेचैनी को संभाले कामों में व्यस्त थी। हाँ भाई, कहाँ है यह अर्जुन? आरती के पिता राकेश आराम से बैठते हुए बोले। सब खाने के बाद चाय लेकर बैठे थे। वह अभी तक गायब है, आशा ने हंसकर बताया। चलो भाई, फिर मैं अब अपनी बेटी को और उलझन में नहीं रख सकता। राकेश ने प्यार भरी नजरों से आरती की सवालिया नजरों को देखा। हाँ भाई, तो कहां से शुरू करें? आशा ने मजे से बात शुरू की। मेरे ख्याल से नैनीताल घूमने के लिए घर से निकलने से शुरू करना बेहतर होगा। शालिनी ने तुरंत कहा। अच्छा, तो हुआ कुछ ऐसा कि जब हमारी प्यारी परदेश रहने वाली आरती के सामने हमारे भाई का रिश्ता रखा गया तो फिर इन्होंने बिना देखे ही मना कर दिया। अब इस बात से परेशान होकर संजना आंटी ने मां को संदेश भिजवाकर सारी जानकारी दे दी। फिर यह योजना हमारे भाई की ही थी। वैसे सच है कि बचपन में उसे देखकर मैं भी यही सोचती थी कि कौन इससे शादी करके अपना सिर फोड़ेगा। आशा मजे लेकर बताने लगी। लेकिन पिताजी ने उसे सेना वालों के हाथ में सौंप दिया। बस फिर क्या था? दिन दुगनी रात चौगुनी उसकी आदतें, स्वभाव, हर चीज में सुधार आता चला गया। और जब 2 साल बाद वह सीखना पूरी करके घर आया तो भाई उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। कोई इंसान इस तरह भी बदल सकता है? फिर संजना आंटी के संदेश पर अर्जुन को पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने खुद सोचना शुरू किया कि उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि कोई लड़की उसे शादी के लिए हाँ कर देती। लेकिन उसे इस बात का गुस्सा था कि बिना मिले बिना देखे मना कर दिया गया। यह बात उसके मन पर गहरी चोट बन गई। खैर, उसने संजना आंटी को तसल्ली दी और खुद निकल पड़ा अपने काम पर। आशा बताती रही। ऐसा लगता था किस्मत भी अर्जुन के साथ थी कि तुम अपना रास्ता भटक कर उसके रास्ते में आ गई और तुम उन बदमाशों के साथ मुसीबत में फंस गई। वह तो अर्जुन तुम्हें ढूंढ रहा था, इसलिए समय पर तुम्हारे पास पहुंच गया। और फिर जो आगे हुआ वह तो तुम जानती ही हो। अर्जुन की योजना काम कर गई और तुम उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लगी। और एक मजबूत रिश्ते की यही बुनियाद होती है कि हर कोई अपने साथी के साथ सुरक्षा का गहरा एहसास करे। आशा की बातें बाकी सब लोग मजे लेकर सुन रहे थे, जबकि आरती दम साधे सुन रही थी। इतना बड़ा नाटक रचाया गया था उसके साथ। अर्जुन, जिससे उसे कल तक बेहद लगाव महसूस हो रहा था, अब उतना ही गुस्सा आ रहा था। तो इसमें वह कहां से सुधरा? वही है ना जैसा वह बचपन में था। मेरे मना करने पर अपनी जिद पूरी करने के लिए इतना बड़ा नाटक कर दिया। आरती को गुस्से से ज्यादा सदमा लगा था। नहीं बेटा, उसने तो हम सबकी परेशानी दूर करना चाहिए थी। बस हमारी इच्छा थी कि तुम दोनों का रिश्ता जुड़े और हमारे परिवारों के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। राकेश ने उसके मन को समझते हुए उसे शांत करना चाहा। लेकिन यह गलत है पिताजी। यहां मैं सोचती रही कि मेरे घर वालों को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं कि मैं कहां हूं, कैसी हूं। एक संदेश तक नहीं भेजा। मैं तो नाराज थी। आप संदेश तो भिजवा सकते थे। आरती रोने लगी। नहीं मेरी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेटी से कभी भी बेखबर नहीं रहा। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहा। बस तुमसे दूर था, लेकिन लापरवाह नहीं। अर्जुन से मेरी पहली मुलाकात हुई, वह मुझे तब से ही बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारे लिए हर तरह से सही, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव से भी जानकार था। तुम बेहद भावुक हो। बस इसीलिए यह सब मेरे कहने पर अर्जुन ने किया। राकेश उठकर उसके पास बैठते हुए प्यार से समझाने लगे। भाई, मैं अपनी बेटी के साथ हूं।
अर्जुन कोई और तरीका भी निकाल सकता था। इस तरह अंधेरे में रखकर मेरी बेटी को कितनी भावनात्मक चोट दी है उसने, शालिनी ने कहा। आरती बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसमें पूरा तुम्हारा साथ दूंगी, शालिनी ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? संजना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मां, अर्जुन वैसा ही है जैसा वह बचपन में था, यह उसने साबित कर दिया है, तो मेरा जवाब आपको पता होना चाहिए। उसने आंखों से नमी पोंछते हुए अपने इरादे बता दिए। उसके जवाब पर वहां मौजूद सबके चेहरों एक पर निराशा छा गई। रात के दूसरे पहर वह थका हुआ घर में आया। पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वह अपना थैला रखकर रसोई की तरफ बढ़ा। पानी निकालकर जैसे ही मुड़ा, पूरी रसोई रोशन हो गई। तुम जाग रही हो अब तक? आशा को सामने देखकर उसने अपनी तनी मांसपेशियां ढीली छोड़ दी। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो 2 दिन में आना था और तुम अब आ रहे हो। आशा अंदर आई और उसके लिए खाना गर्म करती शिकायत करने लगी। तुम जानती हो, हमारे काम में दिन रात की कोई कैद नहीं होती, फिर भी शिकायत करती हो। वह उंगलियों से अपना माथा मसलते हुए धीरे से बोला। आशा ने नजर भरकर अपने थके लेकिन खूबसूरत भाई को देखा। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? खाना उसके सामने रखते हुए उसने पूछा। नहीं, बस 1 गिलास पानी चाहिए, उसने खाने पर हाथ साफ करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम खाना खत्म करो, तब तक मैं पानी लाती हूं। आशा मुस्कुराकर मुड़ी। दीदी सुनो, एक चम्मच लेते हुए उसने कुछ याद आने पर उसे पुकारा। बोलो, वह पानी का घड़ा उठाते हुए बोली। आज मां, राकेश अंकल और संजना आंटी आए थे ना? उसने दूसरा चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए धीरे से चबाया और नजरें आशा की पीठ पर टिका दी। हाँ, आए थे, उसने भी छोटा सा जवाब देकर होंठ बंद कर लिए। फिर क्या हुआ? उसके हाथ में चम्मच अब थाली में ही पड़ा रह गया। आरती सबसे मिली थी। आशा ने एक बार फिर छोटा सा जवाब दिया और गिलास में पानी डालकर आगे बढ़ गई। फिर क्या हुआ? अब उसके धैर्य का पैमाना भरने लगा था। फिर सबसे थोड़ी नाराज हुई। इस बार आशा ने मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू किया। यार, आज तुम खुलकर सारी बातें क्यों नहीं बता रही हो? क्या सारी बात एक बार में नहीं बता सकती? आखिरकार वह परेशान होकर फट पड़ा। यही मैं देखना चाह रही थी कि आरती तुम्हारे बारे में कितनी सही है। उसने मुड़कर उसे देखा। क्या मतलब? उसके माथे पर बल पड़े। यही कि उसके अनुसार तुम बदले नहीं हो। तुम वहीं जिद्दी और अपनी मनवाने वाले हो। अभी तुमने अपनी ही मनवाई ना, बस तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग था। आशा ने गंभीरता से आरती की बात उसके सामने रखी। यह क्या बात हुई? उसकी जल्दी फैसले करने की आदत अभी तक नहीं गई। वह गुस्से से परेशान हुआ और खाने की थाली पीछे खींच गया। भाई, तुम दोनों की आदतें कभी नहीं जा सकती, तो बेहतर है अब तुम दोनों आमने सामने बात कर लो, ताकि घर वालों की भी परेशानी खत्म हो जाए। हाँ या ना, कि बीच में लटकती रहे? आशा ने कहा। खाना खा लिया है तो उठा लूं बर्तन? उसने थाली की तरफ देखा। हाँ, उठा लो, भूख तो वह बहन जी मार चुकी हैं। आखिरी बात धीरे से बोली। आशा उसकी बात सुन चुकी थी और धीरे से उसकी पीठ देखते हुए मुस्कुराई। वह पानी लेकर ऊपर छत पर आ गया। थकान उसके दिमाग पर थी, लेकिन ख्याल उस पर अटका हुआ था जिसने पहले दिन से उसके मन पर कब्जा जमा लिया था, और ऊपर से यह कि उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। आशा की बातों पर गुस्सा दबाए वह किनारे के पास खड़ा ठंडी हवा के झोंकों के साथ पानी पी रहा था। इस मौसम ने उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाला था। कुछ देर माहौल की ठंडक को अपने अंदर उतारता वह थोड़ा सुकून में हुआ कि उसे अपने साथ किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर वह हल्के पीले कपड़ों में चेहरा दूसरी तरफ की खड़ी थी। उसे सामने पाकर उसका गुस्सा जैसे भाप बनकर उड़ गया। उसे करीब से देखने की चाह जोर से उठी और वह बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा रात को यहां आने का कोई खास कारण है क्या? मन की चाहत लाख सही, लेकिन उसने अपनी नाराजगी अपने शब्दों में बनाए रखी। मेरा कारण कुछ भी हो, तुम अपने काम से काम रखो, आरती ने दूसरी तरफ रुख फेरकर नाराजगी से कहा। इस अंदाज का मतलब पूछ सकता हूं? उसके माथे पर बल और गहरे हुए। मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर नहीं तो मुझे हैरत होगी कि इतना बड़ा नाटक करने वाला इंसान शब्दों में छुपे मतलब से अनजान हो सकता है। उसने पलटकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। नाटक करने और शब्दों के उतार चढ़ाव को समझने में बहुत फर्क होता है। हाँ, अगर तुम यह कहो कि मैं तुम्हारे अंदाज को नहीं पढ़ पाया तो मुझे हैरत होगी और इस बात में वजन भी होगा।
उसकी आंखों में छुपी नाराजगी और शब्दों में बोलते शिकवे उसके गुस्से पर ठंडी हवा का काम कर गए। इस रोशनी में उसका निखरा रूप उसे हमेशा की तरह सब भूलने पर मजबूर कर गया। तुमने मेरे मन का मजाक बनाया है। इस बार आरती की आंखों में नमी तैर गई। अरे अरे, इस पानी का इन खूबसूरत आंखों में कोई काम नहीं। इन्हें फौरन साफ करो। और जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि जरा सी बात पर रोने लगो। वह पानी का गिलास रखकर तेजी से उसका चेहरा थाम गया। तुम्हें जैसे इनकी बड़ी परवाह है। उसने नाराजगी से उसके हाथ को हटा दिया। तुम में अभी भी वही जानता हूं, तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि जरा सी बात पर रोने लगो। वह पानी का गिलास रखकर तेजी से उसका चेहरा थाम गया। तुम्हें जैसे इनकी बड़ी परवाह है। उसने नाराजगी से उसके हाथ को हटा दिया। तुम में अभी भी वही जिद है जिससे तुमने मेरे मन से खेलकर खुद को सुकून पहुंचाया है। मेरे मना करने को अपनी मर्जी से हाँ में बदलना चाहा। मेरी मर्जी की परवाह हुई तुम्हें? आरती गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। तुम्हारी मर्जी? तुमने मुझसे मिले बिना मना कर दिया। ये जाने बिना कि सामने वाला क्या महसूस करता है, वह तुम्हारे लिए किस हद तक बदल गया है। मेरा व्यवहार तुम्हें कितना दुख देता था, यह एहसास मुझे बचपन से ही था और इसीलिए मैं पिताजी के कहने पर सेना में गया। मुझे अंदाजा था कि यह सख्त सीख ही मेरे स्वभाव में सुधार ला सकती है, वरना यह बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वह उसे कंधों से पकड़कर गहरे शब्दों में बोला, अब अगर मेरी इतनी चाहत को तुम बिना देखे समझे ठुकरा कर चली जाओ तो क्या मैं यह कोशिश करने का भी हकदार नहीं था? और तुम कौन सा मुझसे कम हो गुस्से की? तेज भावुक, सारी गलतियां तुम्हारे अंदर भी भरी हैं। उसने थोड़ा आगे झुककर अपना माथा आरती के माथे से लगाया। चलो, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती की हर तरह से भरपाई करने को तैयार हूं। बताओ, तुम्हारी हां के लिए क्या कीमत चुकाऊं जो मेरी गलतियों की भरपाई कर दे? उसने गंभीर शब्दों में कहते हुए उसके हाथों को थाम लिया। एक शर्त पर, आरती ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। अर्जुन के चेहरे पर उस मंजर को याद करके मुस्कान बिखर गई। कौन सी शर्त? वह भी मुस्कुराया। यह कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी जिद हमारे रिश्ते के बीच नहीं आएंगी। जो भी बात होगी हम मिलकर बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे। एक दूसरे के लिए कभी कोई गलत फहमी मन में नहीं आने देंगे और तुम मेरी किसी भी बात पर कोई नाटक नहीं करोगे। उसने उंगली उठाते हुए उससे वादा लिया। मैं वादा करता हूं कि यह सिर हमेशा तुम्हारे आगे झुका रहेगा और कभी कोई गलत फहमी हमारे रिश्ते के बीच नहीं आएगी। उसने नरम शब्दों में कहा। शुक्र है तुम दोनों के बीच सुलह तो हुई। अब मैं जाकर सबको खुशखबरी देती हूं। आशा, जो पता नहीं कब से वहां खड़ी थी, तेजी से बोली। उसकी आवाज पर आरती चौंक कर पीछे हुई, लेकिन अर्जुन की पकड़ उसके हाथों पर मजबूत हो गई। तुम हमेशा बीच में आती रहा करो। वह मुड़कर बनावटी गुस्से से बोला। तो तुम गलतफहमी में हो कि बिना किसी के आए गुलाब तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। आरती मुंह चिढ़ाती भागी और तेजी से नीचे पहुंच गई, जहां सब लोग उनके फैसले के इंतजार में बैठे थे, जो उन दोनों के फैसले के इंतजार में नींद से कोसों दूर थे। अर्जुन आशा की मासूमियत पर मुस्कुराता हुआ आरती की तरफ देखने लगा। अब से हमारे बीच तीसरा सिर्फ हमारे प्यार की निशानी आएगी और किसी की गुंजाइश इस रिश्ते में कभी नहीं रहेगी। ये मेरा वादा है तुमसे, वह भारी और शरारती शब्दों में बोला। आरती शर्माने पर मजबूर हो गई। अर्जुन चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर छाई शर्म के रंगों को देखकर सोच में डूब गया कि यह चांद उसके चेहरे को रोशन कर रहा था या खुद चांद भी इस चेहरे से रोशनी चुरा रहा था। उसने मन से भरे दिल से अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। अब कोई गलत फहमी उनके बीच नहीं रही थी। अब सिर्फ प्यार था, जो पल पल उनके मन में जड़ें जमाकर मजबूत पेड़ का रूप लेने लगा था। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जो शब्दों से परे था, जो सिर्फ मन की भाषा में बोलता था। और इस तरह एक अनजान योद्धा अर्जुन और एक अनजान लड़की आरती की कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंची, जहां प्यार ने अपनी जगह बना ली थी, जहां भरोसा और सम्मान था, जहां दो अनजान लोग अपनों से भी ज्यादा करीब हो गए थे।